जय हिंद दोस्तों। आज फिर हाजिर में आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। और आज का जो क्लास है ये आपकी करंट एज ऑन 4 फरवरी रह गए। उससे पहले के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा अभी आपका एक रामसर साइट को लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ। अभी भारत के 2 स्थलों को या ये कहीं भारत में 2 स्थलों को जोड़ा गया रामसर साइट में। तो वो कौन से स्थल हैं? रामसर साइट में इससे पहले कितने स्थल थे, तो उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन भी आप लोगों का जहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है भैया आपका, भारत में कौन से 2 नए स्थल? भारत में कौन से 2 नए स्थलों को रामसर साइट में जोड़ा गया है? रामसर स्थल या रामसर साइट में जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही हो गया आपका। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है कि कितने स्थलों को जोड़ा गया है। तो यहां पर देखेंगे हम 2 स्थलों को जोड़ा गया है। नए वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या होगा भाई? पुराने भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, पहले बात करें हम इस क्वेश्चन की। तो देखिए, विश्व आदर भूमि दिवस मनाया गया आपका भी हाल ही में। विश्व आदर भूमि दिवस मनाया गया। एक क्वेश्चन और भी आप लोगों को बड़ा शानदार निकल सकता है कि विश्व आदर भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये 2 फरवरी को कब मनाया गया भाई? 2 फेब को विश्व आदर भूमि दिवस मनाया गया। और इस दिन 2 फरवरी को विश्व आदर भूमि दिवस के दिन यहां पर क्या भारत के 2 स्थलों को इसके अंदर रामसर साइट में या रामसर आदर भूमि में जोड़ा गया है। तो देखिए, कौन कौन से 2 फरवरी? पहले तो क्वेश्चन ही क्लियर हो गया आपका। अब पुराने और नए की बात करूं, पहले तो वर्तमान में कितने जोड़े गए हैं? वर्तमान की अगर हम बात करें तो 2 जोड़े गए हैं। तो पुराने कितने थे? इससे पहले पुरानों की बात करूं, पुराने कितने थे यानी कि इससे पहले कितने स्थल थे? तो हमारे पास थे 47। कितने थे भाई? 47 यहाँ पर जो स्थल थे। अब कितने हो जाएंगे वर्तमान की अगर हम बात करें? तो टोटल अगर वर्तमान में बात करें तो अभी 49 स्थल हो जाएंगे आपके। और कब विश्व आदर भूमि दिवस के ऊपर जोड़ा गया है? 2 फरवरी को जोड़ा गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहला है आपका यूपी का। यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो गोरखपुर के आसपास एक जगह है, गोरखपुर के पास एक जगह है, वहां पर आपका एक वन्य जीव अभयारण्य है, बखीरा। कौन सा है? बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा है? बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को अभी जोड़ा गया है। पहले अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका बखीरा। दूसरे की बात करें तो दूसरा जोड़ा गया है आपका, दूसरा जो स्थल जोड़ा गया है ये गुजरात के अंदर जोड़ा गया है भाई। गुजरात के अंदर जोड़ा गया है। और गुजरात के अंदर की भी अगर हम बात करें तो कहां पर? जामनगर के आसपास। अभी जामनगर के आसपास है ये। और जामनगर के पास कौन सा भी आपका? ये है खिजड़िया या खजड़िया, आप कह सकते हो उसको खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। ये है आपका कहां पर? गुजरात में। ये 2 स्थल आपके अभी वर्तमान में जोड़े गए हैं। सीधा सा अगर बात करें कि देखिए कौन से स्थल जोड़े गए हैं, तो पहले बात करी हमने बखीरा जो आपका स्थल रामसर साइट में जोड़ा गया है, ये आपका कहां पर है? यूपी के अंदर है। दूसरे की हमने बात करी किसकी? खिजड़िया की, तो ये कहां पर आपका? गुजरात के अंदर है। यहां खिजड़िया शब्द को ले लेता हूं एक बार मैं। देखिए, खिजड़िया से मुझे खेजड़ी की याद आ रही है। खेजड़ी एक वृक्ष का नाम है। किसका नाम है भाई? एक वृक्ष का नाम है। और ये इस वृक्ष को कहां पर पूजा जाता है? इस वृक्ष को पूजा जाता है। कहां पर पूजा जाता है? तो राजस्थान के अंदर इसको क्या करते हैं? पूजते हैं। और यहाँ हरियाणा में अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? जाट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, हमने यहाँ पर बात करी भारत में कौन से 2 स्थलों को। तो भारत में जो रामसर स्थल है आप दोनों आपके बीच में है। यूपी का गोरखपुर है, गुजरात का जामनगर है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही हम बात करें खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है। यहाँ थोड़ी सी मैंने एक बार इनके ऊपर भी बात कर लेते। जो बखीरा की विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ, देखिए जो वन्य जीव अभयारण्य ये भारत का सबसे बड़ा भी कैसा है? भारत का सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? ये
प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है। प्राकृतिक बाढ़ मैदान कैसा है आपका? प्राकृतिक बाढ़ मैदान भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है। ये आपकी, ये भी आप लोगों को पता, आर्द्र भूमि है। कैसी है ये आपको पता लगा। भारत की प्राकृतिक सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। यहाँ पर हम बात करें तो ये गोरखपुर में है। साथ ही अगली हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर 30 से ज्यादा, इस अभयारण्य में आपकी अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। 30 प्रजातियां कितनी प्रजातियां पाई जाती है मछलियों की? तो मछलियों की अगर हम बात करें तो मछलियों की 30 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें आपकी चिन्ना है प्रसिद्ध और रोहिता चिन्ना हो जाएगी आपकी। साथ ही बात करें लिबियो रोहिता, लबियो है आपकी, लबियो और रोहिता, लबियो और रोहिता नाम की यहाँ पर क्या है मछलियां फेमस हैं। देखिए हमने खिचड़ी इसकी बखीरा की बात करी यूपी के अंदर जो है आपका, तो इसके अंदर ये आपके 30 प्रकार की मछलियों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें चिन्ना प्रसिद्ध है, लिबिया रोहिता प्रसिद्ध है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पक्षी, ये क्या है? दूसरा क्या भी है? पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल भी है, ये भी कह सकते हो आप। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी सर्दियों के दौरान इस झील में आते हैं। साइबेरियन पक्षियों की मैं यहाँ पर बात करूंगा। देखिए साइबेरियन पक्षी भी इस किसमें आपके बखीरा के अंदर आते हैं। साइबेरियन पक्षी आते हैं। पक्षी यूरोप से भी, चीन से भी पक्षी यहाँ पर आते हैं। अप्रवासी पक्षियों के लिए भी आपका प्रसिद्ध है। ये भी आपको बखीरा के बारे में पता होना चाहिए, सबसे बड़ा है। साथ ही हम बात कर लेते हैं एक बार खेजड़िया की। देखिए खेजड़िया की अगर हम बात करते हैं तो खेजड़िया में क्या भाई, ये गुजरात में स्थित है। 300 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। 300 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। अप्रवासी डे भारत में कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ध्यान रखेंगे। साथ ही हाँ साइबेरियन के स्वर्ग के नाम से हरियाणा में किस झील को साइबेरियन का स्वर्ग के नाम से किसको जाना जाता है, या साइबेरियन पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हरियाणा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है भाई, ओके। साथ ही बात करें यहाँ पर मीठे पानी की, भाई आपकी मीठे प्लस खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें। और सबसे बड़ी बात है जो आपकी खिजड़िया जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घोंसलों के लिए भाई, घोंसलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर घोंसले मिलते हैं आपको। देखिए घोंसले जब हमने भी कभी अपने बचपन में देखे थे कि भैया का घोंसला, चिड़िया का घोंसला, उसके बाद बड़े बड़े जो ऊंचे पेड़ होते हैं जैसे पीपल वगैरह, उस पर बोलते थे बोले इस पे चील का घोंसला है। बहुत सारी कहावतें होती थी, इसके अंदर कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। तो घोंसलों के लिए प्रसिद्ध है। आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं कि घोंसला होता किसे। अरे जो पक्षी अपने ठहरने के लिए जो चीजें घर बना, जैसे तुम घर बनाते हो ऐसे पक्षी भी अपने लिए घर बनाता है। जो पक्षी का घर हो तो उसे क्या कहा जाता है भाई? घोंसला कहा जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर तैरते हुए घोंसले मिलते हैं। तैरते हुए घोंसलों के लिए भी प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर बात करें, आपको ये भूमि पर भी घोंसले मिलेंगे, पेड़ पर भी घोंसले मिलेंगे इनके, और तैरते हुए घोंसले भी यहाँ पर मिलेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा आपका रामसर साइट की। अगर हम बात करते हैं कि 47वां जो था, 47वां रामसर स्थल कौन सा था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो 47वां रामसर स्थल की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का हैदरपुर है, वेटलैंड कह सकते हो, उत्तर प्रदेश की वेटलैंड भूमि है ये हैदरपुर। और हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है, हरियाणा की वेटलैंड भूमि, किस भूमि को हरियाणा की वेटलैंड भूमि के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हैदरपुर वेटलैंड तो आपका 47वां था। यहाँ पर एक शानदार क्वेश्चन ये होता है कि भारत का पहला रामसर साइट है, पहला कौन सा था भाई? भारत के पहले स्थल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1981 में जिसे उड़ीसा का चिल्का झील भाई, चिलिका झील कह सकते हो आप। दूसरी राजस्थान में केवला राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है आपका? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर आपका? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपका? राजस्थान के अंदर। इन्हें 1981 में दोनों को, उड़ीसा की चिल्का, ये कहां पर आपकी? उड़ीसा के अंदर है। इन दोनों को क्या किया गया था रामसर साइट में 1981 में क्या किया गया था? इन्हें शामिल किया गया था।
ठीक है भाई, हमने बात करी थी यहाँ पर रामसर स्कूलों की, एक बार रिवाइज कराते थे, एक मिनट में फिर चलते हैं। देखिए विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड डे के ऊपर 2 फरवरी के दिन हमने इसको हमारे भारत के दो जो आपका बखीरा और खिजड़िया दोनों अभ्यारण्यों को क्या किया, वन्य जीव अभ्यारण्यों को क्या किया, पक्षी अभ्यारण्यों को क्या किया, रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया। इन दोनों को मिलाकर के 49 यहाँ पर भारत के अंदर हो चुके हैं। पहला 1981 में आपका चिल्का झील, साथ में ही केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान था राजस्थान के, इन दोनों को पहली बार 1981 में शामिल किया गया था। ठीक है भाई, वेटलैंड भूमि की यहाँ पर बात हुई है, इनकी थोड़ी सी विशेषताओं को मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो जो अभी हाल ही में यूपी और गुजरात की यहाँ पर बात हुई है। ओके, साथ ही एक चीज और भी यहाँ पर भारत में राज्य एक क्वेश्चन बनता है आपका, जब इनकी वेटलैंड भूमि भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आपके 52 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में 2 ब्लू टैग बीच हैं। भारत में ब्लू टैग बीच कितने हैं? भारत में 2 ब्लू टैग बीच हैं। भारत में ब्लू टैग बीच कितने हैं? बीच आप समझ गए होंगे, घूम जाना भाई बीचों पे, ठीक है। तो 2 ब्लू टैग बीच कितने हैं? 2 टाइगर रिजर्व कितने हैं? आपके 52 हैं। और रामसर साइट कितनी होगी आपकी? 49 होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम इससे आगे बढ़ते हैं। पहला कब आप शामिल किया गया था ये आप लोगों को पता लग चुका है। चलिए भाई मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं एंड देन फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे भाई। ये जो क्लास रहती है आपकी ना केवल करंट बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के बीच में लाए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा एक दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग देख रहे हैं वो इसको स्प्रेड नहीं कर रहे भाई, इसको शेयर नहीं कर रहे इस क्लास को। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं बोलता कि आप लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, मर्जी आपकी, करो मत करो, बट थोड़ा सा इसको शेयर कर दोगे तो हो सकता है आपके एक शेयर करने से हो सकता है किसी का भला हो जाए। इसके पीछे भले की बात सुनिए। दूसरा थोड़ा सा ये महसूस होता है कि यार लोग शिक्षा के जो लेवल को क्या कर लेते हैं, संख्या के हिसाब से आकलन कर लेते हैं। तो वो चीज है कि भाई बहुत कम लोग इसको देख रहे हैं या इतने कम लोग क्यों देख रहे हैं, तो इसका मतलब सर ठीक नहीं पढ़ा रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं जैसे 20 लोग भी अगर इस क्लास को पूरी देख रहे हैं, फिर दूसरी बात एक और भी बात है भाई आप क्लास को पूरी नहीं देखते, हम इतनी मेहनत के साथ क्लास बनाते हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा इशू है। उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में ओके देखिए उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में ये जो क्लासेस दे रहे हैं हम, इन क्लासों में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरे टीचर मेहनत करके। अब एक बंदे से थोड़ी इतनी बेहतरीन क्लास आप लोगों के बीच में आ सकती है, 2-3 लोग मिलकर के मेहनत करते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है, तब जाकर के क्लासें बनती है भाई। और उस क्लास को आप लोग देखते नहीं है, देखते हैं 2 मिनट की देखते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, फिर अरे कमेंट्स की जरूरत भी नहीं है भाई। अगर तुम्हारा कोई इशू है तो उसको कर दो आप, कोई बात नहीं। बट अगर आप पूरी क्लास को देखें, क्योंकि मैं यहाँ जब ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन करता हूँ इस क्लास से, तो फिर आप लोग बता नहीं पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई देख लो, फ्री में दे रहे हैं, देख लो। अगर इसी क्लास को हम पेड करके अगर आप लोगों के बीच में लेके आते तो आप देखते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री की चीजें लोगों को हजम होती नहीं है, बहुत कम होती हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार देखें, पूरी देखें क्लास को, और फिर उसके बाद आप एनालिसिस करें। 1-2 क्लास देखो तो सही भाई, क्लास को अगर आपको अच्छी लगती तो शेयर कर दो, बस इतनी सी बात है। हम ये तो बोल ही नहीं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो चीजें तो मैं बोल ही नहीं रहा। आप सिर्फ इतना ही है कि इसको शेयर कर दो, क्योंकि लोग आकलन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दुख होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, फ्री में अपना समय दे रहे हैं आप लोगों को, और फिर आप उस चीज को शेयर करने में हमारी मदद नहीं कर रही, उसका लेवल बढ़ाने में हमारी मदद नहीं करी। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं ना कहीं मलाल है। अगर आप हल्का सा प्यार दिखाएं, हल्का सा मोटिवेशन हमें दें, क्लास को शेयर करें, किसी को बताएं कि भाई देखो एक बार बहुत बढ़िया कंटेंट है, फ्री में है लेकिन बहुत बढ़िया है। क्योंकि लोग अमूमन आंक लेते हैं कि फ्री की चीजें तो ऐसी ही होंगी भाई, कौन अपना समय खराब करे। मैं आप लोगों के बीच में अपना समय दे रहा हूँ,
मेरे टीचरों से मैं आप लोगों के बीच में अपना समय निकलवा रहा हूँ, तो ये मेरी यहीं पर आप लोगों से एक छोटी सी बस इतनी सी विनती है। आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं इस बारे में, नहीं तो अमूमन तौर पर मैं इस बारे में भी बात नहीं करता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो आज की जो क्लास बनाई जा रही है वो मैं जानता हूँ कि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो अभी चर्चा में रहा। अभी एक बीमारी चर्चा में रही है अभी आप लोगों की, और वो बीमारी कौन सी चर्चा में रही है? जैसे कल परसों की क्लास के अंदर मैंने बात की थी कि प्लास्टिक की बारिश हो रही है। भाई प्लास्टिक की बारिश कहां हो रही है, इसके ऊपर हमने बात करी थी। देश को खा रही है एक बीमारी धीरे धीरे। कौन सी बीमारी? कोरोना की, कोविड-19 सबको दिख रही है, उससे बताया जा रहा है, लेकिन एक बीमारी ऐसी भी है जो देश में आप लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। कौन सी बीमारी है? तो उसी को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि कल डे मनाया गया है। तो कल 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? पहला अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, तो वो ये है कि भाई 4 फरवरी को, 4 फेब को, क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका 4 फेब को कौन सा दिवस मनाया गया? दिवस मनाया गया है। देखिए 4 फरवरी को भी हाल ही में आपका कल दिवस मनाया गया है। तो कल कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। दिवस मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड आप कह सकते हो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है भैया आपका। कब मनाया गया? कल मनाया गया है। आंकड़े देखेंगे तो धरती आपके पैरों के नीचे से निकल जाएगी कि किस प्रकार से देश को खोखला कर रही है आपकी बीमारी कैंसर किस प्रकार से आपको खा रही है, अपने देश को कमजोर कर रही है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए भाई इसे 4 फरवरी कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाए। उद्देश्य क्या इसका? जागरूकता। उद्देश्य शिक्षा तथा जागरूकता और जीवन की रक्षा के लिए कार्य करना। तो शिक्षा देना भाई लोगों के प्रति, शिक्षा, जागरूकता भी लोगों में जागरूकता पैदा करना। शिक्षा जागरूकता द्वारा लोगों के जीवन की रक्षा करना। लोगों के जीवन की रक्षा करना भाई, अगर जानकारी होगी तो आप क्या करेंगे? अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं है भाई। ठीक है, इतनी खराब बीमारी का दिवस के रूप में कौन मनाएगा? तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को बताया जाए कि भाई पहले चरण पे अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी स्टेज होती है आपकी, आपको पता है कि कैंसर की जो स्टेजों के ऊपर कैसे कैसे गंभीर रूप धारण करती जाती है बीमारी, और अंतिम स्टेज में इसका कोई इलाज नहीं और बंदा चलता बनता है। हालांकि अभी कोशिश की जा रही है, जैसे कीमोथेरेपी वगैरह है, जिसको देसी भाषा में बोल देते भाई वो तो सेक लगवा रहा है, उसको कैंसर हो गया। लेकिन कैंसर के भी प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया आपका, तो उसका तो कोई इलाज होता ही नहीं है, या तो पूरा का पूरा ब्लड बदली कराओ, वो भी कुछ समय बाद फिर वापस बदली होता है। ये भी नहीं कि उसका इलाज है कि एक बार आपने ब्लड कैंसर का पूरा ब्लड चेंज करवा दिया। वो भी भारत में अभी तक मेरे ख्याल में सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो जागरूकता ही बचाओ है भाई। जिस प्रकार से आपका एड्स एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी का भी कोई इलाज नहीं है, तो वो भी जागरूकता है। तो सेम यहाँ पर जागरूकता, आप फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं तो हो सकता है आपका बचाव संभव है। हमने बात करी थी कि पहले भी जैसे जैसे मुंह का कैंसर वगैरह, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का भी हाल ही में, डिवाइस गुरु नानक देव जो आपका डेंटल रिसर्च था, उसने एक डिवाइस, इमेजिंग डिवाइस खोजा था, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि मुंह के अंदर कैंसर है। $500 का था वो डिवाइस। वो क्वेश्चन भी आपका इन्हीं करंट की क्लासों के अंदर डाला हुआ है। ध्यान मुझे है नहीं कि कौन सी क्लास थी, शायद मेरे ख्याल में 20-22 जनवरी के आसपास की क्लास थी, उसके अंदर हमने इस पर बात करी थी। तो आज हम किसकी बात करें? कैंसर के। डाटा देके जाता हूं, देखना किस प्रकार से, जैसे आप लोग तंबाकू खाते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है, फर्स्ट क्लास लिखा रहता है कि इंजurious फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। नहीं, फिर भी हम उसको ऐसे फाड़ेंगे, हाथ से फाड़ने की तो जहमत भी नहीं उठाते भाई। मैंने देखा बहुत से लोग उसको दांत से फाड़ेंगे और ऐसा करके ऐसे उसके अंदर कुछ भी भरा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, वो अंदर जाना चाहिए, बस दैट्स इट। और कोई मतलब नहीं। खाओ पियो, लेकिन थोड़ा सा देख करके तो खाओ यार कि है क्या। चलिए भाई 2018 में कैंसर के मामले बढ़कर कितने हुए? देखिए विश्व कैंसर का प्रभाव की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो ये आप लोग देखेंगे भाई 2018 की अगर मैं बात करूं तो कैंसर के जो मामले हैं वो आपके 18.1 मिलियन। विश्व कैंसर प्रभाव की बात हो रही है तो मिलियन हो गया भाई। कितने मिलियन हो गए? 18.1 मिलियन आपके विश्व के अंदर कैंसर के मरीज हैं भाई। ठीक है, जबकि कैंसर से मरने वालों की संख्या, कैंसर से मरने वालों की जो संख्या है वो देखेंगे तो और भी आपको अचंभा होगा। तो संख्या, मरने वालों की संख्या की बात करें तो 9.6 बिलियन। देख लो भाई कितने लोगों को कैंसर हुआ, कितने लोग याही इलाही हो गए, है ना। तो 9 दूनी 18, देख लो 50% के आसपास आपका आंकड़ा रहेगा भी। ठीक है, और जीवन में औसतन 5 में से, ये भी बहुत अच्छा, औसत की अगर हम बात करें
औसतन 5 में से, कितने में से, 5 में से एक पुरुष क्या है भाई, एक पुरुष तथा 6 में से एक महिला, 5 में से एक पुरुष और 6 में से एक महिला, 6 में से एक महिला क्या है, महिला आपकी क्या है भाई, 6 में से एक महिला कैंसर होता है, कैंसर होता है 5 में से एक को, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 6 में से एक महिला को होता है। अब यहाँ पर ये तो विश्व लेवल की बात करें, अब हम एक बार भारत की बात कर लेते हैं। देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो संख्या लगभग कितनी है, पीड़ित संख्या, कैंसर पीड़ित संख्या कितनी है भाई, कैंसर से पीड़ितों की संख्या जो है, पीड़ितों की जो संख्या है ये कितनी रहेगी आपकी, 2.25 मिलियन है। अचंभे की बात है भाई, गुणा में 10 लाख कर लेना, 2.10 दूनी 20 है ना, 20 और आपका यानी कह सकते हैं लगभग 22-23 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं भारत के अंदर। बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई, ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा, छोटा आंकड़ा नहीं है। और हर वर्ष 1 लाख कैंसर के नए मरीज आते हैं। नए मरीजों की अगर हम बात करें मरीजों की, तो 1 लाख लोग नए कैंसर के मरीज आते हैं यहाँ पर, ओके। और 2018 में, खाली भारत की बात करूं, 2018 में कैंसर से जो मरे हैं लोग, उनकी जो संख्या हुई है वो लगभग 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 7 लाख लोग केवल भारत में आपके कैंसर से मरे हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और 2022 तक भारत में कैंसर के 17 लाख, थोड़ा सा क्या हुआ, कोविड-19 आया, कोविड-19 आने की वजह से क्या हुआ, इसकी तरफ कम ध्यान चला गया लोगों का, है ना। और लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पाए क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल के तहत वहां जाना होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, हॉस्पिटल्स में भी इस प्रकार की सुविधाएं, सबका ध्यान एक ही तरफ चला गया। लेकिन ये बीमारी धीरे धीरे देश को खोखला करते रही। 2022 तक की अगर मैं बात करूं, नए केस कितने आए, 17 लाख जो केस है कैंसर के नए हैं भाई। नए केस कितने हो गए, 17 लाख केस नए हो गए। और साथ ही 2020 तक भारत में कैंसर के ये तो पंजीकृत हैं। और मरने वालों की संख्या अगर हम बात करें, मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है भाई यहाँ पर, तो 20 तक की, 22 नहीं भाई, 20 तक की बात है, सॉरी 2020 तक की बात है। तो 17 लाख नए केस, और मरने वालों की संख्या कितनी होगी, 8 लाख, 1 लाख का इजाफा हो गया, 8 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं ये भी। और इसी प्रकार से यदि हम कैंसर से लड़ते रहे और चलते रहे, कोई स्थायी ट्रीटमेंट नहीं हुआ या लोग जागरूक नहीं हुए, तो आंकड़ा आपके दिमाग को हिलाने वाला है। 2040 तक भाई 30 मिलियन, अरे किसी देश की तो जनसंख्या भी नहीं है 30 मिलियन लोग क्या हो जाएंगे, कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मरने का जो या प्रभावी लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, और हो गया तो मरेगा ही मरेगा भाई। 30 मिलियन लोग, 30 × 10, 3 करोड़ लोग हैं जो कि कैंसर से क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। मरने का आंकड़ा आप लोगों के बीच में 50% से ऊपर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर बीमारी है और किस प्रकार से ये आप लोगों को खा रही है। अब होती क्यों है, ज्यादातर हम यहां पर बात करें तो आपको पता निकोटीन की वजह से होती है। अगर मुंह के कैंसर वगैरह की हम बात करें तो निकोटीन किस में पाया जाता है, तो आप लोगों को पता तंबाकू में पाया जाता है। भारत में तंबाकू पैदा नहीं होता था, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। तंबाकू भारत के अंदर लेकर के कौन आए, तो पुर्तगाली भाई साहब, जो पहली शक्ति आई थी पुर्तगालियों की, वो तंबाकू पहली जो शक्ति भारत के अंदर आई थी पुर्तगाल के रूप में। अगर हम बात करें नए समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा साहब जो पहुंचे थे, देखे गए हैं बहुत कुछ, मान लिया बात। जैसे कि ग्लास की खोज सबसे पहले किसने करी थी, तो पुर्तगालियों ने करी थी, ठीक है। हमारे को और भी कुछ देखे गए, लेकिन हमने इसको पकड़ लिया, इस बीमारी को, और वो हमने ज्यादा तंबाकू का यूज किया। और साथ आज हमारे रिजल्ट हमारे बीच में। तो लोगों को जागरूक करिए, अपने बड़े बहन भाइयों छोटों को बताइए कि तंबाकू का सेवन ना करें तो ही बेटर है, नहीं तो कुछ समय बाद घर वालों को बीच में ही छोड़ करके बाय बाय करते चले जाओगे। और अस्थियां कहां प्रभावित कर दी जाती हैं तुम्हें पता है, ठीक है। किसी का कुछ लेके नहीं जाओगे, अपनी जिंदगी लेके जाओगे, अपने चाहने वालों को रोता हुआ छोड़ के चले जाओगे। अपने लिए ना सही, कम से कम उन लोगों के लिए तो जियो जो आपको चाहते हैं, ठीक है। चलिए, बड़ा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। कैंसर जागरूक रही। वो बोलते किसी ने पहला सुख निरोगी का है, तो यही बात है भाई। अगर आप निरोगी हैं तो सबसे बड़ा सुख यही है। रुपए पैसे नौकरी वो तो सब मिल ही जाएगी अगर मेहनत करोगे तो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने क्लब जारी किया है, कैसे क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत शानदार से क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा भाई मन हल्का सा हमारा उदास हो जाता है आप लोगों की संख्या देख करके। क्या क्लास को देख नहीं रही हैं,
पता लगता है मुझे, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तब भी पता लगता है, और वैसे भी मेरे पास है टेक्नोलॉजी का जमाना, हम भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, ये पता लग जाता है कि कितनी क्लास देखी जा रही है। अभी क्लैप अभियान लॉन्च किया है भारत में। पहला क्वेश्चन है, भारत में क्लैप अभियान लॉन्च किसके द्वारा जारी किया है? कौन सा आपका? CLAP, क्लैप अभियान। क्लैप अभियान लॉन्च किया है, किसने किया है? अभियान किसने लॉन्च किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्च किया है। तो क्लैप अभियान की अगर हम बात करें तो जो ये अभियान किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका क्लैप जो अभियान है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में क्लैप अभियान, इसकी मैं बात करूंगा कि ये क्लैप अभियान है क्या। देखिए, क्लीन आंध्र प्रदेश, इसको लिख सकते हैं आप। देखिए एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, फिर उसके बाद राइट डाउन करेंगे। देखिए क्लैप जो अभियान है अब क्या है कि क्लीन आंध्र प्रदेश, यानी कि स्वच्छता को लेकर के है भाई। आंध्र प्रदेश के जो CM साहब हैं, जगनमोहन रेड्डी साहब हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये इसका एक ही टारगेट है कि लोगों में स्वच्छता पैदा करना। देखिए इसमें क्या करेंगे, आपके घर घर से कचरा उठाया जाएगा, आपके तरल कचरा और सूखा कचरा को अलग किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायतों के सरपंचों को बुलाया गया है इस अभियान में, और उन्हें बताया गया है कि मतलब जो भारी सोच मुक्त बनाना, आंध्र प्रदेश को भारी सोच मुक्त, यानी कि बाहर अब सोच के लिए कोई नहीं जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि हर घर में क्या होनी चाहिए? सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें अभी क्लैप अभियान लॉन्च किया है, किसके द्वारा किया है? तो ये भारत का जो राज्य है आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम जो राज्य है आंध्र प्रदेश, उसने लॉन्च किया है। तो इससे बन जाएगा आपका क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, क्लीन आंध्र प्रदेश। जगन्नाथन स्वच्छ संकल्प, क्लीन आंध्र प्रदेश, जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम। सीधा पूछेगा कि क्लीन आंध्र प्रदेश, जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश CM कौन किन्होंने लॉन्च किया है? तो ये आपके हैं मोहन रेड्डी, जगमोहन जगमोहन रेड्डी ने इसे लॉन्च किया। जगमोहन रेड्डी ने इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। और इसमें क्या किया भाई? 4097 कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसको 4097 कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखा करके, वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। घर घर से कचरा उठाया जाएगा। इसमें क्या होगा? घर घर से कचरा उठाया जाएगा भाई, कचरा उठाया जाएगा। कुल मिलाकर के बात करें स्वच्छ भारत की तरफ ये बढ़ रहा है अभी। ठीक है, ओके। नवंबर 2021 में, नवंबर की अगर हम बात करें, नवंबर 2021 में क्या हुआ था भाई? नवंबर 2021 में ग्रामीण घरों से कचरा संग्रहण 22% था। ग्रामीण जो घरों से कचरा संग्रहण था, ग्रामीण घरों से जो कचरा संग्रहण था कितना था आपका? 22% था भाई। ठीक है, और 2022 तक ये कितना हो जाएगा आपका? 61.50% हो जाएगा भाई। ठीक है, ओके। साथ ही इसमें भाई 1300 से अधिक सरपंचों को खुले में शौच मुक्त के लिए सख्त अभियान दिया है। 13,000 से अधिक सरपंचों को इन्होंने बुलाया है, मैं आप लोगों को बता दिया। देखिए 13,000 से अधिक सरपंचों को इकट्ठा किया और सख्ती से आदेश दिया, और यहाँ पर ये प्राइज भी दे रहे हैं, कचरा उठाने वालों को सम्मानित भी किया जा रहा है। ये सारा का सारा जो अभियान है बहुत बढ़िया अभियान है। कहाँ पर चलाया गया है? तो ये आप लोगों को पता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर ये आपका अभियान चलाया गया है। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2021 को। 2 अक्टूबर 2021 को ये आपका स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था ये आप लोगों को पता क्या हुआ था भाई? 2 अक्टूबर को क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, और इसे दिन से इन्होंने इसको स्टार्ट किया। चलिए भी अगला भी क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आपका।
तो ये कला का अभियान भी आप लोगों को बताना चाहिए। कब स्टार्ट किया? 2 अक्टूबर को किया गया है, ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी हुई है अभी हाल ही में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ। अभी हाल ही में चर्चा में रही आपकी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो चर्चा में है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले कि क्या हुआ है, कैसे क्या कुछ। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का जानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अभी इंडिया के अंदर किसका? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी हुई है। उसमें क्या कहा गया है, उसके ऊपर हम जो चर्चा में रही अभी हाल ही में। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी हुई है, जारी की गई, जो चर्चा में है, चर्चा में है। देखिए इंडिया आपका प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, उन्हें किस प्रकार से मतलब ट्रीट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। देखिए इसको लोकसभा का चौथे स्तंभ के तौर पे जाना जाता है। जितनी स्वतंत्र जिस देश के जितनी स्वतंत्र, इसका मतलब ये भी नहीं कि जो मन में आए वो बक दे, बट हाँ विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस के और स्वच्छ चीजें प्रेस अगर जनता को दिखाती है तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। चौथे स्तंभ के तौर पर भी प्रेस को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चौथा स्तंभ कौन सा है। ये रिपोर्ट जारी हुई है आपकी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी हुई है हाल ही में। किसके द्वारा जारी किया गया है? सबसे बड़ा तो ये आता है, इसको जारी किसने किया है, जारी किसने किया है ये पूछ लेगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा, राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। किसके द्वारा? रिस्क रिपोर्ट के द्वारा। राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी करता। अगर जारी कर्ता की बात करें तो ये हो गया आपके बीच में कि जारी किसने करी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके मुताबिक 13 देशों में मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया है। इस रिपोर्ट ने क्या बोला कि 13 देशों में इस रिपोर्ट के अनुसार 13 देशों में मीडिया कह सकते हो आप, मीडिया और अखबारों को निशाना बनाया है। 13 देशों की जो रिपोर्ट है उस 13 देशों में मीडिया और अखबारों को क्या निशाना बनाया गया है। निशाना यानी कि उनको मारा गया है या उनको प्रताड़ित किया गया है, जो भी है। इसमें क्या हुआ भाई, 108 पत्रकारों पर हमला हुआ, 6 पत्रकार मारे गए। 108 पत्रकारों की बात करें तो हमला कितनों पर हुआ है? हमले की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 108 पत्रकारों पर हमला हुआ है और इसके अंदर कितने मारे जा चुके हैं? 6 मारे गए हैं भाई। अभी तक मारे गए पत्रकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ओके, ज्यादा पत्रकार हमले में कहा, सबसे ज्यादा पत्रकार हमले कहां पर हुए भारत के अंदर? हम बात करें पत्रकार हमले सबसे ज्यादा कहां पर हुए पत्रकार हमले? तो जे&के के अंदर हुए भाई। कहां पर हुए? जे&के के अंदर हुए। जम्मू कश्मीर में 25 से अधिक हमले हुए, 25 हमले, 25 हमले हुए हैं। ये भी आप दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है? यूपी है। हम बात करें दूसरे स्थान पर यूपी है तो 23 हमले यहाँ पर हुए हैं। कितने हमले हुए हैं? यूपी के अंदर 23 हमले हुए हैं। उसके बाद हुई आपका यूपी के बाद है आपका दिल्ली है, बिहार है। दिल्ली में भी, हाँ दिल्ली भी देखेंगे भाई, दिल्ली के अंदर भी कितने हमले हुए हैं? 8 हमले हुए हैं भाई। दिल्ली के अंदर भी आपके छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, त्रिपुरा में है, केरल में है, ये सब में हमले हुए हैं भाई। ठीक है, साथ ही बात करें, देखिए सबसे ज्यादा हमले और त्रिपुरा में, नोट डाल के लिखेंगे, त्रिपुरा में गैर राज्य तत्वों द्वारा यानी कि जो राज्य के नहीं है, सबसे ज्यादा हमले हुए। सबसे ज्यादा हमले गैर राज्य त्रिपुरा के अंदर हुए। त्रिपुरा में कितने हमले हुए हैं?
तो त्रिपुरा के अंदर जो हमले हुए ये 15 हमले हुए। कितने हमले हुए? 15 हमले हुए। तो ध्यान रखेंगे। देखिए ये एक रिपोर्ट जारी हुई है आपकी राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। 13 देशों में इन्होंने मीडिया और अखबारों को निशाना बनाने की बात की है। 108 पत्रकारों पर हमले हुए हैं, जिसमें हमने क्या बात करी है? इसने क्या बात कहा? इसने भारत की बात करी है तो जेएंडके में 25 हमले सबसे ज्यादा, यूपी में 23 हमले हुए हैं, दिल्ली में 8 हमले हुए हैं, और गैर राज्य तत्वों की बात करें तो त्रिपुरा के अंदर 15 हमले यहाँ पर हुए हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके। 2021 में पत्रकारों के खिलाफ 44 एफआईआर दर्ज की गई है। कितनी एफआईआर दर्ज की गई है? 44 एफआईआर भाई। 2021 में पत्रकारों के खिलाफ 44 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। कितनों के खिलाफ की गई? 44 के खिलाफ की गई। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने अभी हाल ही में, भारत सरकार ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की घोषणा करी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वन नेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। भारत ने किसकी? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की घोषणा करी है। किसकी घोषणा करी है? सीधा पूछेंगे इसका संबंध किससे? तो इसका भूमि की रजिस्ट्रियों से संबंध है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार करना आसान होगा और जीवन यापन में सुधार। व्यापार में आसानी पैदा करना भाई, व्यापार में आसानी पैदा करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। इसमें क्या होगा भाई? इसमें हम कहें तो देखिए कहीं पर भी आप भूमि का रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो सब जगह मान्य होगा। कहीं से भी आप भूमि में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, भूमि का पूरा जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है। जैसे बहुत से स्टेटों में भी लगभग 25 से ऊपर जो स्टेटों में भूमि मतलब क्या है कि आपका जैसे डिजिटल मतलब ऑनलाइन सिस्टम होगा देसी भाषा में, तो ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो भारत वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यानी कि भारत के अंदर एक ही प्रकार के रूल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे देश के अंदर, और ये यहाँ पर क्या होगा? व्यापार में आसानी पैदा करेगा, जीवन यापन को क्या बनाएगा? आसान बनाएगा। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों को काम आने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आप लोगों को रेल की कवच जो आपका टेक्नोलॉजी क्या है? रेल की कवच प्रौद्योगिकी कवच टेक्नोलॉजी क्या है? रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी क्या है? बड़ा शानदार क्वेश्चन, उसके ऊपर भी हम एक बार थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, रेलवे की क्वेश्चन है। रेलवे की कवच प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी चलिए, अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने एक टेक्नोलॉजी का जिक्र किया बजट में। देखिए आपका जो बजट स्तर है वो आपका स्टार्ट हो चुका 2022 का। 31 जनवरी को हमारे जो कह सकते हैं माननीय जो अपने राष्ट्रपति साहब हैं, उन्होंने बजट स्तर का आहूत किया, या कह सकते हैं बजट स्तर का अभिभाषण के द्वारा उनको स्टार्ट किया। तो 1 फरवरी से आप लोगों का बजट निर्मला सीतारमण जी ने रखा है,
और इसमें बहुत सारी बात कही। तो यहां पर इन्होंने एक रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी के बारे में कहा है। तो इसका जो उद्देश्य है वो रेल के एक्सीडेंट को कम करना। अगर मैं बात करूं तो क्या कहा भाई, ट्रेनों जो ट्रेन है आपकी, ट्रेनों के टकराव को कम करना या समाप्त करना, इसका उद्देश्य रहेगा। समाप्त करना कैसे होगा भाई, देखिए एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, मैं पूरी टेक्नोलॉजी तो नहीं बताऊंगा बट इतना बता देता हूं आपको, यानी कि एक जो रेल लाइन है उस लाइन पर अगर आमने सामने की ट्रेन की टक्कर होती है तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है, बहुत सारी जान माल की नुकसान होने की संभावना रहती है। पीछे हुए भी हैं ऐसे। अब क्या होगा, एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है ये आपकी जो कवच टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी, ये दूर से एक निश्चित दूरी से पहले ही ये आभास कर लेगी कि सामने से ट्रेन आ रही है और एक निश्चित दूरी पर जाकर के ये रुक जाएगी और दोनों ट्रेनों का क्या हो जाएगा, टकराव कम हो जाएगा या दोनों ट्रेन एक्सीडेंट से बच जाएंगी। ठीक है, इसमें भारतीय ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इस रेलवे तकनीकी टेक्नोलॉजी का जिक्र किसने किया, तो बजट में किया है भाई। बजट में किसने, वित्त मंत्री ने किया, वित्त मंत्री साहब ने किया, निर्मला सीतारमण जी हैं। इससे क्या हुआ, रेलवे सुरक्षा बढ़ाई जाएगी भाई। क्या बढ़ाई जाएगी, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कितना बजट दिया इस तकनीकी के लिए, तो 1,37,000 करोड़ रुपए। कितना, 1,37,000 करोड़ रुपए बजट में इस तकनीकी के लिए या इस टेक्नोलॉजी के लिए दिए गए ताकि ट्रेनों का टकराव कम हो सके, आमने सामने के जो एक्सीडेंट है वो कम हो सके। ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा भाई, सरकार का उस तकनीक के साथ 40 वंदे ट्रेन यात्रा भी शुरू करेगी। इसमें क्या होगा भाई, 400 वंदे भारत ट्रेनें भी प्रारंभ होने वाली हैं। ट्रेनें भी आपकी आरंभ होगी। ठीक है, इसी में 400 और एक स्टेशन का उत्पाद योजना भी शुरू करेगी। सरकारी स्थानीय व्यवसायों की मदद के लिए एक स्टेशन उत्पाद का भी क्या करेगी भैया, इसके अंदर एक योजना भी। टक्कर रोधी तकनीकी, आपकी जो कवच नीति की बात करें तो टक्कर रोधी टेक्निक है। रोधी आपकी क्या, ये तकनीकी है। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये आप लोगों को पता है भाई। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फिर बात करता हूं, अभी हाल ही में कवच जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज की गई है ये ट्रेनों के टकराव को कम करेगी। इसके लिए अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में इसको बताया इसके बारे में कि ये लॉन्च की जा रही है। 1,37,000 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए जाएंगे। इसमें 400 आपकी जो वंदे ट्रेनें हैं वो भी चलाई जाएंगी। कितनी वंदे ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा है, तो 400 वंदे ट्रेनें, और आपस में टक्कर को कम करना, ट्रेनों की टक्कर को कम करना, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि आपका भारत सरकार लॉन्च करेगी क्या ई पासपोर्ट। अगला जो क्वेश्चन भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 था आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार अभी हाल ही में कब तक लॉन्च करने वाली ई पासपोर्ट, क्या भाई आपका ई पासपोर्ट लॉन्च करने वाली है, कब तक, ई पासपोर्ट कब तक लॉन्च करने वाली है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ई पासपोर्ट की बात करें तो कब तक लॉन्च करेगी भारत सरकार, 2022-23 में। आंसर की बात करें 2022-23 में ई पासपोर्ट क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे सुविधा में क्या होगा भाई, और ये भी आपका किसने, निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री साहब ने बजट में ये बात बोला। वित्त मंत्री ने ये भी बजट में बोला कि हम ई पासपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या होगी, आपकी एक चिप होगी, उस चिप के अंदर आपकी पूरी जानकारी होगी। इसको कैरी करना आसान होगा भाई। इसके में जो आपका कह सकते हैं जैसे भीगने में, गिरने में, जैसे गुम हो गया, वो सारी की सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी ई पासपोर्ट बनने से। और ये बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए चिप रहेगी। एक छोटी सिलिकॉन चिप होगी, इसमें होगा क्या भाई, एक छोटी चिप होगी भाई, सिलिकॉन चिप होगी। ठीक है, ई पासपोर्ट का एक छोटी सिलिकॉन चिप होगी। और इसमें हम बात करें, इसमें इस चिप की मेमोरी कितनी होगी, कब कहां तक होगी, 64 KB तक इसकी क्या होगी, मेमोरी होगी भाई, मेमोरी होगी। ठीक है, 64 KB तक इसमें मेमोरी होगी, ये भी आपको पता होगा। इसमें हस्ताक्षर भी शामिल होंगे, व्यक्तिगत जानकारी, सारा सब कुछ इसके अंदर होगा। वर्तमान में कितने देश, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अब तक कितने देश वर्तमान में
ई पासपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो वर्तमान में लगभग 120 देश आपके क्या कर रहे हैं, वर्तमान में ई पासपोर्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लगभग 120 देशों के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का। सोवरेन ग्रीन ब्रांड क्या है? क्या आपका ये ग्रीन ब्रांड क्या है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। सोवरेन ग्रीन ब्रांड क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 भैया आपका। सोवरेन ग्रीन ब्रांड क्या है? बॉन्ड क्या है? ये भी चर्चा में रहा भाई। ठीक है, इसकी बात करें तो देखिए, इसकी भी घोषणा करी है। किसने करी है? वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा करी है। घोषणा करी है, किसने करी है? तो ये भी वित्त मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा करी, ग्रीन बॉन्ड जारी करने की। और ये बॉन्ड क्या करेंगे? हरित बुनियादी ढांचों को जुटाने का काम करने के लिए करते हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या है? देखिए ऋण साधन है भाई। ग्रीन बॉन्ड ऋण साधन है। ग्रीन बॉन्ड आपके क्या है? ग्रीन बॉन्ड ऋण साधन है। ठीक है, ओके, बॉन्ड भारत में हासिल करने में मदद करेंगे। 2022 में 175 गीगावाट जो बिजली का लक्ष्य रखा गया है, बिजली का लक्ष्य है, उसे हासिल करने में मदद करने वाले ऋण बॉन्ड है। किस्म से किस प्रकार से आप कर्जे में जो आसानी है उसके ऊपर ये यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये भी आप लोगों को। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि करी है? तो 35.4% वृद्धि करी है भाई। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी, वो भी आपका बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन हुआ अभी यूके में, पौधे में लगभग 1 महीने पहले फूल लगे हैं। तो क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ है। और यूके में क्या हुआ आपका? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका, यूके में 1 महीने पहले क्या हुआ? पौधों में फूल लगे। किस कारण से? पौधों में फूल लगे हैं। ये किस कारण से लगे 1 महीने पहले? तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये फूल पहले लगे हैं। तो इस बात को लेकर के भी ये भी चर्चा का विषय है कि यूके में 1 महीने पहले पौधों में फूल लगे हैं। तो किस वजह से लगे? जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। ये एक अध्ययन हुआ भी। देखिए गर्म मौसम के कारण पतझड़ पत्ते गिरने लगते हैं। ये भी सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, अभी हाल ही में रिसर्च कहां पर हुआ? जहां पर 1 महीने पहले, तो आपका यूके के अंदर 1 महीने पहले पौधे फूल लगे। जलवायु परिवर्तन, जैसे अगर समय से पहले गर्मी हो जाएगी तो पतझड़ शुरू हो जाएगी आपकी, गर्मी के कारण पत्ते झड़ने लगेंगे। समय से पहले सारी चीजें तैयार होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, समझना इस चीज को कि अगर जैसे मार्च में जाकर के गर्मी ना बढ़ती है, हल्की फुल्की स्टार्ट होती है, अगर वही गर्म दिन आपके फरवरी में आ जाए तो आपके जो गेहूं की जो खेती है वो पहले पकनी शुरू हो जाएगी। और जो गेहूं को जितने दिन चाहिए थे बनने में उतने दिन मिलेंगे नहीं, तो वो क्या होगा? कमजोर गेहूं आप लोगों के बीच में पैदा होगा। वो फिर कमजोर खा करके कमजोरी आप लोग बनोगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। मैंने थोड़ी सी बात करी आज, थोड़ी सी आप लोगों से 2-3 मिनट की भाई इसको शेयर करें, क्लास का लेवल को बढ़ाएं, थोड़ा सा देखने के लेवल को बढ़ाएं। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर।